डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स। तो आज के लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 3। इसमें हमने सेम चैप्टर का टॉपिक पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। सबसे पहले हमने जनरल वेव प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पढ़ा कि वेव क्या होती है, वेव के टाइप्स क्या होते हैं और वेव के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते क्या है, बेसिकली आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में आपको इनके भरपूर आपको मालूमात मिल जाएगी। तो यहाँ पर ही आप फोकस रखें, बनाए रखें ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। तो टाइम पीरियड, टाइम और पीरियड, टाइम मींस वक्त, पीरियड मींस उसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन। किसी भी वेव को एक किरण से कंप्लीट उसकी रिवॉल्यूशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और उस कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड। लेट्स सपोज मान लें कि हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है। तो देखें यहाँ से जब ये मूव करेगी तो देखिए यहाँ पर एंगल बनेगी पाई, जिसको हम क्या कहते हैं 180 डिग्री। ये इसका हाफ सर्किल है, ये इसका कंप्लीट दूसरा सर्किल हाफ सर्किल। तो ये 180, ये 180, तो दोनों हो जाएंगे 360 डिग्री, जो हम कहते हैं 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जितना इसको टाइम लगे उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। इसको हम लिखते हैं कैपिटल टी से। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन और वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड उस वेव का जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो उसमें जितना टाइम लगे उसको टाइम पीरियड कहते हैं, या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगे उसको टाइम पीरियड कहते हैं, या एक क्या कहें ऑसिलेशन को मुकम्मल करने में जितना टाइम लगे उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि टाइम पीरियड क्या होता है। इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो हम आगे चलकर बना देंगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम किसी डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, number of vibrations passing in 1 second। एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुई है या कितनी वेव्स पास हुई है, कितनी रिवॉल्यूशन हुई है एक सेकंड में। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा फर्क है। टाइम पीरियड एक रिवॉल्यूशन को टाइम लगे उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, पर अगर एक सेकंड में कितनी भी रिवॉल्यूशन हुई हो, कितनी भी वाइब्रेशन हुई हो, एक सेकंड में जितनी भी ये वाइब्रेशन होंगी उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो इसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी को f से जोड़ करते हैं, ये बराबर होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन ओवर 1 सेकंड। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। याद रखें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में इनवर्सली है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। अगर टाइम पीरियड का यूनिट है सेकंड तो इसका क्या होगा 1/, सेकंड या सेकंड इनवर्स, जिसको हम कहते हैं हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं सेकंड इनवर्स या 1/, सेकंड, जो भी आप कहें। उसके बाद आती है वेव लेंथ। क्या आती है, वेव लेंथ। वेव को हम कहते हैं एक ऐसी मींस सोर्स जिसमें से आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो सके। और लेंथ देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखें एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुई। ये हमारे पॉइंट है सी मींस क्रस्ट, ये हमारे पॉइंट है ट्रफ, और ये हमारे पॉइंट है सेम क्रस्ट। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेव की लेंथ। एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन two consecutive distance between two consecutive crusts or trough। ये हमारे पास एक वेव है ट्रांसवर्स, ये उसका क्रस्ट, ये भी उसका क्रस्ट, ये उसका ट्रफ और ये भी उसका ट्रफ। तो ट्रफ से ट्रफ तक या क्रस्ट से क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, वेव की लेंथ, वेव लेंथ। स्पीड, स्पीड मींस कितना उसमें मैग्नीट्यूड है, कितना वो फास्ट मूव कर रही है, कितना वो स्लो मूव कर रही है, इसको क्या कहते हैं,
स्पीड। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं वेव का जो डिस्टेंस है कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है उसको क्या कहेंगे स्पीड में। सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो हमारे पास स्पीड होती है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये हमें प्रूव करनी है और उसके बाद हमें इन तीनों की इक्वेशंस बनानी है। तो अगर आपको ये समझ आ गया हो तो आप इसको पास करके इसकी ये डेफिनेशन लिख भी सकते हैं और इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो हम आगे के पॉइंट में बता देंगे आपको। तो हम ये मिटा रहे हैं, आप वीडियो को पास करके लिख सकते हैं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं पहले तो हमें प्रूव करनी है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। कैसे आ रही है इक्वेशन? हमारे पास एक इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू v की, जिसको नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर t हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन में, वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड। तो s अपॉन t इज इक्वल टू होता है हमारे पास v। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो s है वो हमारे पास है वेव की लेंथ और 1 अपॉन t किसके बराबर है फ्रीक्वेंसी के। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में इनवर्सली हैं, तो ये ऐसे होगा। तो s की जगह पर क्या रखेंगे लेमडा 1 अपॉन t, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा f v। तो v इज इक्वल टू लेमडा यहाँ पर प्रूव हो गया। अगर आपको ये लिखना हो तो आप वीडियो को पास करके लिख सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, हमें टाइम पीरियड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो कैसा इसका फार्मूला बनेगा तो ये मालूम करेंगे और उस पर प्रॉब्लम भी करेंगे। तो कंसीडर करते हैं पीरियडिक मोशन। इसका एग्जांपल करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियडिक मोशन मींस एक हमने बाल एंड बाउल ले लिया है एग्जांपल। ये बाल है, ये मूव करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो मींस एक ऐसा मोशन जिसमें आपका ऑब्जेक्ट मींस एक ऐसा मोशन जिसमें आपका ऑब्जेक्ट पीरियडिकली मूव करे, मींस अपनी पॉइंट से जहां से वो गया है वहां पर फिर आए, फिर वहां से मूव करे। अगर सर्कुलर मोशन ले रहे हैं तो सर्कुलर मोशन का पीरियडिक मोशन बन सकता है अगर आप वो अपनी पॉइंट्स को वापस मींस कवर कर रहा है। अगर आप बॉल एंड बाउल ले रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी मींस फोर्स उस पर नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, तो वो कंप्लीटली मूव करता रहेगा जब तक उसमें अपनी एनर्जी होगी। तो देखिए हमने एक बाल एंड बाउल ले लिया एग्जांपल, बाल एंड बाउल। तो इसमें हमारा बाल क्या करेगा रोटेट करेगा, मींस इसमें फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा ऊपर फिर नीचे जाएगा। जो इसकी ये पॉइंट होती है इसको हम कहते हैं मीन पॉइंट, मीन पोजीशन। और ये जो पॉइंट होती है इनको नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये हमारे पास एक्सट्रीम। तो ये हमारा एक टाइप बन गया इसका पीरियडिक मोशन का। अगर हम दूसरा ले रहे हैं मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम, तो ये हमारे पास एक क्या है ऑब्स्टेकल है, उसके हमने साथ क्या कर दिया है एक स्प्रिंग लगा दिया है, उसके सामने हमने अटैच कर दिया है एक मास जिसको हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास एक फिगर है ए, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर वो क्या है स्टेबल है। अब ये हमने मान लिया है ये इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ तक, फिर हमने इसको थोड़ा खींचा है तो ये इसका मास है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा दूर हो गया है। तो मीन्स मैंने जब फोर्स लगाया इस पर, ये हमारी फिगर बी हो गई। जब मैंने इसको इस तरफ फोर्स लगाया तो ऑटोमेटिकली एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो गया जो कह रहा है कि आप इसको छोड़ो तो मैं इसको मेन पोजीशन पर फिर लेकर आऊँ, मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फिर लेकर आऊँ। तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, मीन्स आपने फोर्स इस डायरेक्शन में हमारा आपका प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपने इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो यहाँ पर एक रिस्टोरिंग फोर्स हो गया जिसमें आपको ये इक्वेशन मिल रही है फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ बाय अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ। F is equal to m होता है, तो m है इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोपोर्शनल साइन खत्म, तो यहाँ पर इसकी इलास्टिसिटी आ जाएगी k स्टोक्स कांस्टेंट। तो ma is equal to प्रोपोर्शनल साइन खत्म तो माइनस kx, a यहाँ पर आपको पड़ी रही, m क्या कर रहा है मल्टीप्लाई वहाँ पर क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो a is equal to
माइनस के एक्स ओवर एम। जैसा कि हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ए सेम, माइनस भी सेम, ओमेगा स्क्वायर और एक्स सेम। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया बाय कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर एम। तो अंडर रूट लगा देंगे दोनों साइड से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन बन गई, इसकी ओमेगा की इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं इसको ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होती है 2 पाई एफ के, 2 पाई और लीनियर फ्रीक्वेंसी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 2 पाई कंप्लीट रिवॉल्यूशन और उसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई, क्या कर रहे हैं पर मल्टीप्लाई वहां पर करेगा डिवाइड, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई ओमेगा। अब इक्वेशन 1 में से यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एन। अगर ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ गई तो हमारे पास टाइम पीरियड की इक्वेशन सिंपली आ जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा बराबर होता है इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास टाइम पीरियड की भी इक्वेशन आ गई, हमारे पास लीनियर फ्रीक्वेंसी की भी इक्वेशन आ गई, हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी इक्वेशन आ गई, हमारे पास एक्सीलरेशन मास स्प्रिंग सिस्टम में भी उसकी भी इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो आप इसको फाइनली नोट कर लें ताकि आपको ये समझ आ सके। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन और ये आपकी टाइम पीरियड की इक्वेशन। इसमें से कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि मैं अपनी बता रहा हूँ। देखिए, हमने एक मास स्प्रिंग सिस्टम ले लिया है जिसमें हमने करना क्या है, उस मास को थोड़ा सा स्प्रिंग से थोड़ा दूर करना है, मींस उसको थोड़ा स्ट्रेच करना है। अब जैसे जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया तो एक ऑटोमेटिकली इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, वो उसके हिसाब से उसका अंदर फोर्स जनरेट हो गया, जो कि ये हमें बता रहा है कि आप इससे हाथ छोड़ें ताकि इसको ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फिर ला सके। तो एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आपने करा दिया। देखिए, मैंने इस पर ऐसा फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे, तो फोर्स की डायरेक्शन की अपोजिट होती है रिस्टोरिंग फोर्स उस लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने उस लॉ अप्लाई करके न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन अप्लाई कर दी है। F इज इक्वल हमारे पास होता है ma, F इज इक्वल हमारे पास होता है ma, तो ma मैंने यहाँ पर रख दिया मास इनटू एक्सीलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू -x एंड प्रोपोर्शनल साइन खत्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी इलास्टिसिटी वाला मटेरियल हो जाएगा, कांस्टेंट इसको आप देखते हैं। तो m यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई वहां पर क्या करेगा डिवाइड। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन बन गई a की। तो हमने एक एक्सीलरेशन सर्कुलर बॉडी को हमने कंपेयर कर दिया है इसके साथ उस कांस्टेंट की इक्वेशन के साथ। तो k/m और ये यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, तो इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, तो अंडर रूट बोथ साइड्स अप्लाई कर दी, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, जिसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। से हमने लीनियर फ्रीक्वेंसी मालूम कर दी। लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो हमने उसकी इक्वेशन मालूम कर दी। आप वीडियो को पास करके इसकी इक्वेशन लिख भी सकते हैं, ये आपके एग्जाम्स में काम आएगी। तो चलिए आगे भी चलते हैं, ये आप नोट कर लें। ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा माइक का आवाज खराब हो गया तो मैं इसको सेट कर रहा हूँ पहले। तो चलिए मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम इसका थोड़ा प्रभाव दिखा सकें। लेट्स सपोज हमारे पास एक फिगर दे रहा है और पूछ रहा है इसके ऊपर आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो डेटा में हमें ये दे रहा है, एक वेव मूव कर रही है, आपको उसका टाइम पीरियड मालूम करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और उसकी वेलोसिटी है आई थिंक हमने अपने तरफ से एकदम मिलेगा। तो ले 330 मीटर पर सेकंड। तो देखिए हमारे पास ये हमें एक वेव दे रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कुछ हमें पॉइंट्स भी देगा और वेवलेंथ की वेवलेंथ भी आपको मालूम होगी।
तो लेट से यहाँ पर ओरिजिनल पॉइंट तो 0, यहाँ पर ले रहे हैं 5, यहाँ पर ले रहे हैं यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ले रहे हैं 2.5, 5, 7.5 और यहाँ पर ले रहे हैं 10। ये हमारे पास ऐसे आगे भी चलेगा। तो देखें इस पॉइंट पर कहाँ से लेकर यहाँ ओरिजिनल पॉइंट से ट्रफ जहाँ पर कंप्लीट होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर टाइम क्या हमें मिल रहा है, 10 सेकंड। तो सिंपली टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 10 सेकंड। एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने में टाइम लगता है 10 सेकंड, तो हमारे पास टाइम आ गया 10 सेकंड। अगर टाइम हमारे पास 10 सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी इनवर्स टाइम पीरियड के साथ इनवर्स होता है। तो 1/10 होगा हमारे पास 0.1, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज hz। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, वेवलेंथ मालूम करनी है। वेवलेंथ मालूम करनी है तो हमारे पास इक्वेशन है, बेसिक वेव की इक्वेशन है, v f लैम्डा। f क्या कर रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई, वहां पर क्या करेगा, डिवाइड। तो v/f इज इक्वल टू लैम्डा। वेलोसिटी की हमारे पास ये क्या वैल्यू है, 330 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 0.1। पॉइंट खत्म तो ऊपर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 300 मीटर। तो देखिए हमें पता चल गया आप इस वीडियो में, आपको बहुत कुछ समझ गया होगा। तो समझें, सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया वीडियो में टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम क्या होता है, इनका रिलेशन आपस में क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ये हमने सारे पढ़े। इन सभी को हमने डिस्कस किया थ्योरेटिकली। फिर हमने इनकी इक्वेशन बनानी थी, तो हमने एक कंसीडर किया सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम कंसीडर किया, जो हमारे पास एक टाइप है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि हमारे पास रजिस्टरिंग फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, अगर फोर्स उसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो एक्सीलरेशन जिसके साथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हमने इनकी इक्वेशन भी इस मास स्प्रिंग सिस्टम से कैलकुलेट कर ली। फिर हमने एक एग्जांपल ले लिया जिससे हमें ये पता चल गया कि हमको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे। ये था डायरेक्टली। अब हम यूज करेंगे एक मास स्प्रिंग सिस्टम, उसकी मदद से हम इन इक्वेशंस को वेरीफाई करेंगे, मालूम करेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास डेटा है, ए रहा है डेटा, आपके पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें मास है और उसके साथ में फोर्स कांस्टेंट है। आपने उसको स्ट्रेच कर दिया है और उस वैल्यू उसकी आपको वैल्यू मिली हुई है और आगे में लिखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है F -kx होता है, तो k का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। लेट्स सपोज हमारे पास 10 न्यूटन मीटर है, तो आपके पास डेटा में ये दे रहा है। और लेट्स सपोज आपके पास मास की वैल्यू दे रहा है 5 किलोग्राम। और लेट्स सपोज आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो आपको क्या करना है, मालूम करना है उसका फोर्स। तो फोर्स कैसे मालूम करेंगे, F इज इक्वल टू माइनस का kx होता है। k की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 10। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, माइनस निशानी, और k की वैल्यू हमारे पास है 10 न्यूटन पर मीटर, मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 100 न्यूटन, जो डिस्टेंस फोर्स प्रोसेस में हो रहा है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपको ये सब मालूम करनी है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन थी क्या थी, 1/2 पाई √k/m, √k/m, तो 1/2 पाई sin। k की वैल्यू हमारे पास है 10 और m की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1/2 पाई √2 की वैल्यू होती है 0.707। तो अगर इसको मैं √ दूं तो ये एक √ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गई 1/√2 पाई हर्ट्ज। अगर हमारे पास
वैल्यू आपकी फ्रीक्वेंसी की 1/√2 पाई हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, तो ये ऊपर चला जाएगा √2 पाई सेकंड। ये आपकी एक मास सिस्टम में हमने कंसीडर किया, फिर हमने इसमें फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ली, मास की वैल्यू ली और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमने उसकी वैल्यू ली, फोर्स मालूम किया, फोर्स से हमने मालूम करके हमने फ्रीक्वेंसी मालूम की, जो वैल्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी की है हमने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, हमारे पास टाइम आ गया। तो ये आज का वीडियो यहाँ तक खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, और अगर समझ आ गया है तो आप शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।